शुलंग और फांशियाओ का बड़ा भाई दोनों मिलते हैं, जहाँ फांशियाओ का जो भाई है वो शुलंग को कहता है फांशियाओ से बदला लेने के लिए। फांशियाओ के जो भाई हैं वो फांशियाओ को तो वैसे ही नहीं पसंद करते हैं, उससे हमेशा ही जेलस फील करते आए हैं। फांशियाओ का भाई शुलंग को कहता है कि फांशियाओ ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, क्या तुम इसका बदला लेना नहीं चाहोगे। शुलंग पूछता है कि मैं किस तरीके से फांशियाओ से बदला ले सकता हूँ। फांशियाओ का भाई शुलंग के सामने एक बहुत बड़ी रकम का चेक पेश करता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प की फांशियाओ को बर्बाद करने में, तो ये रकम तुम्हारी हुई। फांशियाओ का भाई एक ड्राइव निकालता है और शुलंग को कहता है कि इस ड्राइव को तुम्हें सीक्रेटली फांशियाओ के लैपटॉप में लगा देना है। शुलंग फांशियाओ के भाई से पूछता है इसके बाद क्या होगा। फांशियाओ का भाई कहता है उसके बाद हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, काम अपने आप हो जाएगा। शुलंग पूछता है क्या फांशियाओ कोई इलीगल काम कर रहा है क्या। फांशियाओ का भाई कहता है कि तुम्हें इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो यही खुशी की बात है कि फांशियाओ जेल के सलाखों के पीछे सड़ेगा। शुलंग कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता है, और वैसे भी फांशियाओ और शुलंग अब अलग अलग रहते हैं क्योंकि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। फांशियाओ का भाई शुलंग को कहता है कि फांशियाओ ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम उसे इतनी आसानी से छोड़ कैसे सकते हो। फांशियाओ का भाई शुलंग को एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है जिसमें फांशियाओ अपने दोस्त से शुलंग के बारे में कुछ बात कर रहा था। तो शुलंग कहता है उसे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो जाने लगता है। तभी फांशियाओ का भाई रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और इस रिकॉर्डिंग में वही बातें चल रही थी जहाँ फांशियाओ ने अपने दोस्त को शुलंग के बारे में कहा था कि पहले तो वो शुलंग को मनाएगा, उसे ये यकीन दिलाएगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और इसके बाद जब शुलंग भी प्यार में पड़ जाएगा उसके बाद वो शुलंग को छोड़ देगा। वैसे ये बात शुलंग को तो पता लग ही चुका था कि फांशियाओ ने उसे धोखा दिया है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में फांशियाओ की बातें सुनकर शुलंग को बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट फील होता है। लेकिन इसके बावजूद फांशियाओ के भाई के डील को शुलंग ठुकरा देता है। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर फांशियाओ की बातों का शुलंग पे इतना असर होता है कि उसे पैनिक अटैक आने लगता है। शुलंग के कहने पर बाई पेंग को ड्रिंक कराती है, और जब बाई पेंग नशे में आ जाता है उस दौरान वहाँ पर शुलंग आता है। शुलंग बाई पेंग को कहता है कि पिछली बार तुमने मुझे धोखे से मोलेस्ट किया था, इस बार मैं खुद आया हूँ तुम्हारे पास चल के तुम्हारी यादें ताज़ा करने के लिए। शुलंग बाई पेंग को टच करने लगता है तो बाई पेंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो तो एक स्ट्रेट है। बाई पेंग शुलंग को धक्का देते हुए उससे खुद से दूर करता है और शुलंग को कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, और गुस्से में ये भी बता देता है कि जो शुलंग को मोलेस्ट जिसने किया था वो बाई पेंग नहीं था बल्कि फांशियाओ ने शुलंग को मोलेस्ट किया था। ये बात सुनकर शुलंग को एक और झटका लगता है, मतलब फांशियाओ ने उसको एक और धोखा दे दिया है। यहाँ पर शुलंग को एहसास होता है कि फांशियाओ ने कभी शुलंग को पसंद किया ही नहीं, मतलब शुरुआत से ही वो उसे धोखा ही दे रहा था। शुलंग बहुत ही हारा हुआ महसूस करता है क्योंकि ना तो फांशियाओ का प्यार सच्चा था और ना ही उसकी दोस्ती सच्ची थी शुलंग के प्रति। शुलंग फांशियाओ से मिलने के लिए जाता है। शुलंग को सामने देखकर फांशियाओ हैरान होता है। शुलंग फांशियाओ से कहता है कि उसने सच्चाई पता कर ली है कि उसे किसने मोलेस्ट किया था। ये जानकर फांशियाओ को थोड़ा झटका तो लगता है कि आखिर शुलंग को कैसे पता लग गया। शुलंग फांशियाओ से कहता है तुम्हें याद है तुमने कहा था कि जिसने भी मेरे साथ ये गलत किया है उसे सज़ा मिल के रहेगी, तो अब बारी तुम्हारी है, अब सज़ा तुम्हें मिलेगी। शुलंग फांशियाओ को मारने लगता है और बहुत पीटता है उसे, और फांशियाओ भी मार खाए जा रहा था। उसने एक बार भी पलट के शुलंग पे हमला नहीं किया और ना ही उसके मार से बचने की कोशिश की। फांशियाओ शुलंग को कहता है कि वो किसी भी तरह का सज़ा लेने के लिए तैयार है। तभी पीछे से फांशियाओ का दोस्त आता है जो कि शुलंग पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी फांशियाओ शुलंग को अपनी ओर खींचता है और शुलंग को बचा लेता है। इस बात से फांशियाओ के दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और फांशियाओ का दोस्त वहाँ से चला जाता है। शुलंग फांशियाओ को कहता है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र थी तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। शुलंग फांशियाओ को अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि इस पे मेरा पिन लिखा हुआ है, और कहता है कि तुमने मेरे भाई की जितनी भी पैसों में हेल्प की थी इनमें से सारे पैसे निकाल लेना। शुलंग के वहाँ से जाने के बाद हम फांशियाओ की बातें सुनते हैं जिससे हमें पता लगता है कि फांशियाओ शुलंग से कितना ऑब्सेस्ड है। फांशियाओ कहता है कि उसने जो भी किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती, और कहता है कि उसकी जगह सिर्फ नर्क में है, लेकिन वो नर्क में भी नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसे वहाँ पर शुलंग नहीं मिलेगा और वो शुलंग के बिना नहीं रह सकता। फांशियाओ अपने घर के एक छोटे से रूम में था जहाँ पर सिर्फ अंधेरा था और वो अकेला बैठा हुआ था, और वहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रेस के कारण उसे फिर से उसका ट्रॉमा अटैक करने लगता है। फांशियाओ को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि वो पानी में डूबता जा रहा है। फांशियाओ कहता है कि जिसे भी वो प्यार करता था सब उसे छोड़कर चले गए। फांशियाओ के दिमाग में सुसाइड वाले ख्याल आ रहे थे और उसके ट्रॉमा का उस पर इतना असर हो चुका था कि उसे लगने लगा था कि वो पानी में डूब चुका है और बस वो मरने ही वाला है। तभी उस दौरान फांशियाओ को एक कॉल आता है, और वो कॉल मिस्टर हुआंग का था जो कि एक समय पे शुलंग के प्रोफेसर रह चुके थे और अब एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। मिस्टर हुआंग और शुलंग की मीटिंग होती है जहां मिस्टर हुआंग शुलंग को उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वैसे भी शुलंग के पास अभी कोई काम नहीं था क्योंकि उसने बोहाई फार्मा से रिज़ाइन कर दिया था।
मिस्टर वांग कहते हैं कि उन्हें एक काबिल कैंडिडेट की ज़रूरत है जो कि उनकी कंपनी को संभाल पाए। शुलंग उन्हें मना नहीं कर पाता है क्योंकि वो शुलंग के प्रोफेसर रह चुके थे, वो एक दूसरे को जानते थे और वैसे भी शुलंग को भी काम की ज़रूरत थी। मिस्टर वांग ने शुलंग को ये जॉब ऑफ़र फांशियाओ के कहने पर ही दी, लेकिन उन्होंने ये बात शुलंग को नहीं बताया है क्योंकि फांशियाओ ने उन्हें मना किया है। कुछ दिन बाद शुलंग और मिस्टर वांग अपने नए इन्वेस्टर्स का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं जिनमें देखते हैं कि फांशियाओ भी होता है। फांशियाओ को देखकर शुलंग हैरान होता है, लेकिन वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में नहीं आने देता है और वो फांशियाओ को ग्रीट करता है। मीटिंग शुरू होती है जहाँ शुलंग नए इन्वेस्टर्स के सामने कंपनी के नए प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता है और प्रेजेंट करता है। और प्रेजेंटेशन के दौरान हम देखते हैं कि फांशियाओ का पूरा फोकस शुलंग पे था, ना कि इस बात पे कि शुलंग क्या एक्सप्लेन कर रहा है या क्या बता रहा है। आगे देखते हैं फांशियाओ और शुलंग आमने सामने आते हैं, जहाँ शुलंग फांशियाओ से पूछता है, क्या तुम मेरी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? फांशियाओ कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो और वो मौका मांगता है खुद को एक्सप्लेन करने के लिए। शुलंग कहता है कि एक्सप्लेन करने के लिए बचा क्या है। शुलंग फांशियाओ से कहता है कि अगर तुम इस कंपनी के पार्टनर बने तो मैं इस कंपनी से रिज़ाइन कर दूंगा। फांशियाओ कहता है कि अगर तुमने इस कंपनी से रिज़ाइन किया तो इस कंपनी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। शुलंग पूछता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। फांशियाओ कहता है कि उसने मिस्टर हुआंग के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें ये लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन समय के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट ना पूरा हुआ, अच्छा रिजल्ट ना दिखा पाया तो ये प्रोजेक्ट फेल माना जाएगा और इसके बाद इसकी भरपाई मिस्टर हुआंग को करनी पड़ेगी। फांशियाओ कहता है मिस्टर हुआंग के पास क्या इतने पैसे होंगे जो वो इस प्रोजेक्ट की भरपाई कर पाए। शुलंग कहता है कि मिस्टर हुआंग किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों साइन करेंगे जिसके फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फांशियाओ कहता है क्यों नहीं करेंगे। फांशियाओ बताता है कि उसने किस प्रकार मिस्टर हुआंग को अपने बातों में फंसाकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। फांशियाओ का दिमाग तो वैसे भी बहुत तेज है किसी को धोखा देने में या फिर अपनी बातों में फंसाने में। फांशियाओ शुलंग को कहता है कि फैसला तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम मिस्टर हुआंग की कंपनी को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो तो तुम इस कंपनी से रिज़ाइन कर सकते हो। शुलंग को पूरी तरीके से पता था कि फांशियाओ जो कहता है वो कर भी देता है, क्योंकि फांशियाओ थोड़ा सनकी और घमंडी किस्म का आदमी है। शुलंग इसके बारे में मिस्टर हुआंग से बात करता है और शुलंग मिस्टर हुआंग को कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने तक इस कंपनी में रहेगा। जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा होता है वो इस कंपनी से भी रिज़ाइन दे देगा। शुलंग अपने घर आता है और ये एक नया अपार्टमेंट था जो कि मिस्टर हुआंग की कंपनी के द्वारा शुलंग को रहने के लिए दिया गया है। शुलंग की नज़र पड़ती है सामने रखे हुए एक एलिफेंट नुमा टॉय पर जिसकी आंखों में कैमरा लगा हुआ था। उसे देखते ही शुलंग को पता लग गया था कि इसकी आंखों में कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद शुलंग कोई रिएक्ट नहीं देता है और उसे ये भी अंदाज़ा लग गया था कि ये किसका काम हो सकता है। शुलंग एक रेंट बॉय को बुलाता है और वो लड़का शुलंग के साथ टची बिहेव करने लगता है और शुलंग भी उसे लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगता है। उस दौरान शुलंग को फांशियाओ का कॉल आता है। शुलंग उस कॉल को रिसीव नहीं करता है। कुछ देर बाद देखते हैं कि फांशियाओ खुद ही गुस्से में वहाँ पर आता है और देखता है कि शुलंग और वो लड़का एक साथ एक बेड पे थे। शुलंग की नज़र उस फ़ोन पे पड़ती है जो कि फांशियाओ ने पकड़ रखा था। शुलंग फांशियाओ को कहता है कि तुम्हारे फ़ोन में इतना क्लियर व्यू तो आ रहा था, सब कुछ तो साफ साफ दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी, तुम अपने फ़ोन से ही देख लेते हमें। शुलंग के साथ जो लड़का मौजूद था उसको फांशियाओ ज़ोर से डांटता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो लड़का वहाँ से डर के चला जाता है। शुलंग फांशियाओ को जेलस फील कराने के लिए कहता है कि वो अभी भी टॉप बनना प्रेफर करता है। फांशियाओ कहता है कि उसे तो लगा था कि शुलंग को बॉटम बनना ज़्यादा पसंद है और फांशियाओ शुलंग को बड़े ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से कहता है कि तुम तो वो हो ना, जब तक जिसके टॉप पे कोई हो ना उसे सेटिस्फाई फील नहीं होता है। और फांशियाओ से ये सुनकर शुलंग फिर से हर्ट फील करता है। शुलंग फांशियाओ से पूछता है कि तुमने यहाँ पर कितने कैमरे लगा रखे हैं। फांशियाओ बताता है कि उसने बहुत जगह कैमरे लगा रखे हैं, यहाँ तक कि उसने बाथरूम में भी लगा रखा है कैमरा। शुलंग कहता है कि अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बची है कि वो फांशियाओ से बहस करे। शुलंग फांशियाओ को कहता है कि वो मिस्टर हुआंग की कंपनी से रिज़ाइन कर देगा और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी कंपनी का क्या होगा या फांशियाओ उनकी कंपनी के साथ क्या करता है। शुलंग कहता है कि बस आज रात भर वो इस अपार्टमेंट में रुकेगा और कल वो इस अपार्टमेंट को भी खाली कर देगा। तभी फांशियाओ शुलंग को बताता है कि शुलंग का भाई जो है फांशियाओ की कंपनी के अंडर काम करता है। इस बात को सुनकर शुलंग हैरान होता है। फांशियाओ शुलंग को कहता है कि आज तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम सुकून से सो सकते हो, मैं सभी कैमरे बंद कर दूंगा। और इसके बाद फांशियाओ वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह शुलंग अपने भाई से मिलता है और शुलंग का भाई जो कि शुलंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ना ही वो शुलंग से कभी सीधे मुंह बात करता था, आज वो शुलंग की खातिरदारी करने में लगा था और शुलंग से मुस्कुरा कर बातें कर रहा था।
शुलंग का भाई शुलंग को मनाने की कोशिश कर रहा था फांशियाओ के साथ वापस रिलेशनशिप में चले जाने के लिए। शुलंग अपने भाई को मना कर देता है और वो कहता है कि शुलंग ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो फांशियाओ के साथ दोबारा रिलेशनशिप में कभी नहीं जा सकता। शुलंग का भाई शुलंग को मनाने की बहुत कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से मान जाए। शुलंग अपने भाई से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी मैटर में मेरी हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस मैटर में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे फांशियाओ के साथ दोबारा रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता। इसके बाद देखते हैं कि शुलंग का भाई शुलंग से अपनी बात मनवाने के लिए एक पुल के किनारे पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से कूद कर जान दे दूँगा। शुलंग अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। उस दौरान फांशिया और उसका दोस्त भी वहाँ पर आ चुके थे, जो कि ये सब ड्रामा देख रहे थे। शुलंग जब अपने भाई की बातें नहीं मान रहा था तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो शुलंग की सबके सामने इंसल्ट करने लग जाता है, उसे बुरा भला बोलने लगता है। साथ ही उसके गे होने पर उसकी बहुत इंसल्ट करता है और वो अपने भाई को कहता है कि तुम्हारे अंदर इतना भी क्या घमंड है। और वो कहता है कि तुम तो एक गे हो ना, तुम लोगों का तो ये चलता ही है। और कहता है कि तुम शुक्र मनाओ कि फांशिया जैसा अमीर आदमी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। इन सब बातों को सुनकर फांशिया को बहुत गुस्सा आता है। तभी फांशिया का दोस्त उसे रोकता है और कहता है कि तुम वहाँ पर जाओगे तो बात और बिगड़ जाएगी। शुलंग अपने भाई को समझाकर थक चुका था, लेकिन उसका भाई कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। शुलंग को वैसे पता ही था कि जो उसका भाई है सिर्फ नाटक कर रहा है, वो कहीं से भी कूदकर अपनी जान नहीं देने वाला है। शुलंग अपने भाई को कहता है कि अगर तुम इतना ही कूदना चाहते हो तो जाओ, कूद जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और इसके बाद शुलंग वहाँ से जाने लगता है। तभी हड़बड़ाहट में शुलंग के भाई का पैर फिसल जाता है और शुलंग उसे गिरते हुए देखता है और उसे बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी पीछे से आकर फांशिया और शुलंग को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर शुलंग के भाई को वहाँ जो सिक्योरिटी वाले मौजूद थे वो बचा लेते हैं। फांशिया शुलंग से कहता है कि तुम उस बेवकूफ़ की वजह से अपनी जान क्यों दांव पे लगा रहे थे। शुलंग फांशिया से कहता है कि वो फांशिया से कोई बात नहीं करना चाहता, यहाँ से चला जाए। तभी फांशिया शुलंग को बताता है कि यहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ है उसमें फांशिया का कोई भी हाथ नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहा था उसका भाई अपनी मर्जी से कर रहा था। फांशिया शुलंग से एक और मौका मांगता है। फांशिया कहता है कि वो अपनी गलतियों को सुधारेगा। शुलंग कहता है कि अब इन सब चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे फांशिया से अब कोई भी सफाई नहीं चाहिए, बल्कि उसे फांशिया से कोई वास्ता ही नहीं रखना है अब। फांशिया कहता है तुम मेरी बात आराम से मान जाओ, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करना चाहता। तभी शुलंग कहता है कि मेरे पास बचा ही क्या है, सब कुछ तो तुमने बर्बाद ही कर दिया, अब कौन सी चीज़ बची है जिसको लेकर तुम मुझे फ़ोर्स कर पाओगे या धमका पाओगे। तभी शुलंग को बाई तिंग का कॉल आता है। शुलंग जब उस कॉल को रिसीव करता है तो उसे पता लगता है कि बाई तिंग को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है और वो कोई और नहीं बल्कि फांशिया के ही लोग थे। शुलंग फांशिया को कहता है कि तुमने बाई तिंग को क्यों पकड़ा है, बाई तिंग का इसमें क्या रोल है। फांशिया कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था और कहता है कि इसके लिए तुम चाहे मुझे पागल कहो या सनकी कहो, कुछ भी कहो। शुलंग एकदम इमोशनल हो जाता है और वो फांशिया के सामने हार मान लेता है। फांशिया को वो कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, कुछ समय बाद मैं खुद ही तुम्हारे पास लौट आऊँगा। क्योंकि शुलंग को खुद को संभालने के लिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाने के लिए कुछ समय चाहिए था। और इतना कहकर शुलंग वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद शुलंग फांशिया के घर जाता है। शुलंग फांशिया को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका नाम था शुगर बेबी कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फांशिया और शुलंग के बीच कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होगा, वो दोनों सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में रहेंगे। फांशिया उन पेपर्स को झटक देता है और कहता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेगा। फांशिया कहता है कि उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए शुलंग के साथ, वो चाहता है कि उनका रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए। फांशिया कहता है कि अगर तुम्हें मुझे सज़ा देना है मेरी गलतियों के लिए तो तुम बेशक मुझे सज़ा दो, लेकिन ऐसे हमारे रिलेशनशिप को कॉन्ट्रैक्ट का नाम मत दो। शुलंग कहता है कि वो अब अपने ऊपर कोई भी बोझ नहीं रखना चाहता है और इस रिलेशनशिप में कुछ बकाया नहीं रखना चाहता। फांशिया उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। शुलंग फांशिया को कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले सुन लो कि मैं टॉप बनूंगा। फांशिया शुलंग की ये भी बात मान जाता है। फांशिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। फांशिया शुलंग के बेडरूम में उसका इंतज़ार कर रहा था। शुलंग वहाँ जाता है। शुलंग फांशिया को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। फांशिया अपने कपड़े उतारने लगता है। शुलंग फांशिया को टच करता है। शुलंग फांशिया के साथ रोमांटिक होने लगता है और जैसे ही वो फांशिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक से वो बीच में रुक जाता है। शुलंग फांशिया को कहता है कि उसके अंदर कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं आई, उसका मूड नहीं बन पाए, इसलिए वो ये अभी नहीं करेगा। और वो फांशिया को कहता है कि फांशिया का चेहरा देखकर उसे गुस्सा आता है। शुलंग वहाँ से जाने लगता है। तभी फांशिया बड़े ही अग्रेसिव तरीके से शुलंग को अपने बेड पे पटक देता है
फांशा शुलांग को कहता है तुम मेरे शुगर डैडी हो, तो ऐसे कैसे मैं तुम्हें डिसअपॉइंट होने दे सकता हूँ। तुम्हारा मूड नहीं बन पाया तो क्या मैं तुम्हारा मूड बनाऊँगा। फांशा शुलांग के साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगता है, उसे किस करने लगता है। शुलांग फांशा के इस हरकत से बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है और वो उस दौरान एकदम शांत हो जाता है। फांशा को रोकने की कोशिश भी नहीं करता है। शुलांग के इस रिएक्शन को देखकर फांशा रुक जाता है और वो शुलांग से सॉरी कहने लगता है। शुलांग फांशा को कहता है कि उसे फांशा की सॉरी नहीं चाहिए और कहता है कि तुम जो कर रहे हो उसे करके ख़त्म करो। उस दौरान शुलांग इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फांशा शुलांग को रोते हुए देखकर पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। शुलांग गुस्से में फांशा को धक्का देकर खुद से दूर करता है और इसके बाद वहाँ से चला जाता है। फांशा और शुलांग एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फांशा की नींद जब बीच रात में खुलती है तो वो देखता है कि शुलांग उसके साथ नहीं सोया हुआ था, तो वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर शुलांग सो रहा था। फांशा उसके साथ ही सो जाता है। जैसे ही फांशा वहाँ पर सोता है, शुलांग वहाँ से उठकर चला जाता है। शुलांग अकेले जाकर बैठ जाता है। इसके बाद देखते हैं कि फांशा और शुलांग का ये जो सिस्टम है चलता रहता है, मतलब कई दिन तक वो ऐसे ही अपना रिलेशनशिप चलाते हैं। यहाँ देखते हैं कहानी के एक नए कैरेक्टर को, जिसका नाम है मिस्टर किन, और ये एक कंपनी के प्रेसिडेंट है जिनकी कंपनी के अंडर शुलांग ने काम ज्वाइन किया है। शुलांग और मिस्टर किन की ये पहली मीटिंग थी और पहली मीटिंग में ही मिस्टर किन शुलांग से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होकर बातें करते हैं। मिस्टर किन और शुलांग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और इसके बाद मिस्टर किन वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर फांशा आता है। फांशा को देखकर शुलांग पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फांशा कहता है यहाँ पर मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी देखते हैं कि मिस्टर किन की गाड़ी वापस आती है और फांशा शुलांग के हाथ को पकड़ लेता है, मिस्टर किन के सामने ये जताने के लिए कि शुलांग और फांशा रिलेशनशिप में है। मिस्टर किन की नज़र शुलांग और फांशा के हाथों पे पड़ती है। मिस्टर किन शुलांग को कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप दोनों का रिलेशनशिप का क्या पंगा चल रहा है, लेकिन आपके रिलेशनशिप का जो भी है इसका असर हमारे काम पे नहीं पड़ना चाहिए। और वो शुलांग को एक प्रोजेक्ट की फ़ाइल तैयार करने के लिए कहते हैं कल तक। मिस्टर किन के बात करने के तरीके को देखकर फांशा को गुस्सा आता है। फांशा मिस्टर किन को कहता है कि शुलांग की अब छुट्टी हो चुकी है, ये आपके ऑफिस में नहीं बैठा है कि आप इसे ऑर्डर दे रहे हैं। शुलांग फांशा को चुप रहने के लिए कहता है। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर किन शुलांग की वही फाइल चेक करते हैं और बातों ही बातों में वो शुलांग से पूछते हैं कि जो लड़का कल तुम्हारे साथ था क्या वो तुम्हारा पार्टनर था। शुलांग कहता है कि वो यहाँ पर अपना प्राइवेट लाइफ नहीं डिस्कस करना चाहता। मिस्टर किन शुलांग को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे प्राइवेट लाइफ में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मिस्टर किन शुलांग को कहते हैं कि मैंने फांशा के बारे में पता किया है कि वो कौन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और वो शुलांग को कहते हैं कि कल तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था चाहे तुम उस आदमी के साथ थे लेकिन फिर भी तुम उससे दूर जाना चाहते थे, क्या तुम उसके साथ रहकर खुश नहीं हो। मिस्टर किन शुलांग को कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उस आदमी से दूर जाने में। शुलांग मिस्टर किन के इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और वो कहता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही हैंडल कर लेगा। फांशा और शुलांग एक साथ अपना समय बिता रहे थे। उस दौरान देखते हैं कि शुलांग में अब काफ़ी बदलाव आ चुका था। वो फांशा से एकदम उखड़ा उखड़ा रहता था। वो फांशा के साथ रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन फांशा किसी भी हालत में शुलांग को अपने साथ रखना चाहता था। फांशा शुलांग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी शुलांग चेहरे को दूसरी ओर घुमा लेता है, लेकिन इसके बावजूद फांशा रुकने वाला थोड़ी था। वो शुलांग को ज़बरदस्ती किस करने लगता है। शुलांग अपने कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा था और शुलांग उन्हीं की कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में बात भी कर रहा था। शुलांग कहता है कि उसे कैसा भी काम चलेगा, छोटा हो या बड़ा हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर फांशा भी आता है और उस कंपनी का मैनेजर या जो भी है वो उन सबको कहता है कि ये है मिस्टर फांशा जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में ये इन्वेस्ट करते हैं। और वो व्यक्ति कहता है कि मिस्टर फांशा हमारी कंपनी में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद फांशा उन सब के साथ डिनर ज्वाइन करता है। शुलांग इस बात से बहुत ज़्यादा नाखुश और परेशान होता है क्योंकि फांशा उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। डिनर के बाद फांशा शुलांग से मिलता है। फांशा शुलांग को कहता है कि अगर तुम्हें काम की ज़रूरत है तो तुम मेरे पास आओ, तुम क्यों लोगों के पास जा रहे हो, उनके पास भटक रहे हो काम मांगने के लिए। शुलांग को बहुत गुस्सा आया हुआ था। शुलांग फांशा को कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसकी वजह से तुम पूरी ज़िंदगी पछताते रहो। अगला सीन होता है जहाँ फांशा शुलांग के साथ फिर से क्लोज हो रहा था। शुलांग कहने लगता है कि बहुत समय पहले वो किसी को जानता था जिसने सुसाइड कर लिया था और उस समय शुलांग को ऐसा लगता था कि ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है, बहुत डरपोकू वाली हरकत है सुसाइड कर लेना। लेकिन उसे अब रियलाइज़ हुआ है कि ये कितना मुश्किल होता है
और उसे अब समझ आ रहा है कि उसके दोस्त ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि कभी कभी हम अपनी लाइफ से इतना थक जाते हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता है, और अंत में ये फील होता है कि मृत्यु हुई हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। शूलांग की बातें सुनकर फांशियो पैनिक होने लगता है। वो डर जाता है और घबराने लगता है। शूलांग को कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, और कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे, चाहे मैं जिस भी सिचुएशन में रहूं तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। फांशियो अपने आप को एक छोटे से रूम में बंद कर लेता है जहाँ पर वो अपने आप को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर शूलांग जाता है। शूलांग फांशियो को कहता है कि इस नाटक का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला है, और वो कहता है कि इन सब हरकतों से और वो शूलांग को गुस्सा दिला रहा है। इतना कहकर शूलांग वहाँ से जाने लगता है। फांशियो उसके पैर को पकड़ते हुए उसको रोकता है। फांशियो शूलांग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, और वो शूलांग से माफ़ी मांगने लगता है। फांशियो शूलांग को कहता है कि वो क्या करे, वो बचपन से ही ऐसा है, और वो कहता है कि उसे दुनिया की अच्छाई पे विश्वास नहीं होता है। और जब उसने शूलांग को पहली बार देखा था तो शूलांग उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसे शूलांग की अच्छाई पे विश्वास नहीं हुआ था। उसे लगा था कि शूलांग नाटक कर रहा है, शूलांग भी बाकियों की तरह बुरा है, सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ही अच्छा बन रहा है, और इसी वजह से उसने शूलांग के साथ उलझने की कोशिश की। और बताता है कि लेकिन शूलांग के साथ रहकर उसे रियलाइज़ हुआ कि शूलांग वाकई बहुत अच्छा आदमी है। फांशियो ने पहले तो सोचा था कि वो शूलांग को यूज़ करेगा, उसे धोखा देगा और उसे बुरी तरीके से हराएगा, लेकिन जैसे जैसे वो शूलांग के साथ समय बिताता गया उसे एहसास हुआ कि वो शूलांग को सच में पसंद करने लगा है, और वो शूलांग के बिना नहीं रह सकता। फांशियो शूलांग को बताता है कि अपनी ज़िंदगी में शूलांग के साथ रहकर उसने जो खुशी महसूस की है और जो सुकून उसे मिला है उसे पहले कभी नहीं मिला था। और जब उसे पता लगा कि शूलांग को सारी सच्चाई पता लग गई है तो वो बहुत घबरा गया था। उसे लगा था कि ये सब कुछ गायब हो जाएगा, और इसी डर की वजह से फांशियो ने शूलांग को डराया, उसे फोर्स किया, उसे ब्लैकमेल किया, सिर्फ अपने पास रखने के लिए। इसके पीछे फांशियो का और कोई दूसरा इरादा नहीं था। वो किसी भी हालत में शूलांग को अपने पास रखना चाहता था। फांशियो की बातों को सुनकर शूलांग को बहुत गुस्सा आता है और वो इमोशनल भी हो जाता है, और वो कहता है कि मैं हर वक्त ये सोचता रहा कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मुझे किस बात की सज़ा दी तुमने। और इस बात को जानकर उसे बहुत हैरानी हो रही है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसको फांशियो ने सिर्फ इस बात की सज़ा दी कि वो अच्छा आदमी था। और वो फांशियो को कहता है कि तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया। और वो फांशियो को कहता है कि जब मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया उस समय तुम मुझे धोखा दे रहे थे। और वो कहता है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा। शूलांग फांशियो को कहता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, और वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, यही बड़ी बात है। लेकिन फांशियो शूलांग के सामने फिर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगता है और आखिरी मौका मांगता है। शूलांग फांशियो को कहता है कि अगर तुम्हें सच में अपने कर्मों का पछतावा है तो तुम मुझे जाने दो, मेरा पीछा छोड़ो। फांशियो शूलांग से कहता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे ये नहीं हो पाएगा। वो शूलांग को किसी भी कीमत में जाने नहीं दे सकता। शूलांग कहता है कि अब हमारे रिलेशनशिप को कोई नहीं बचा सकता है। फांशियो शूलांग के पास जाता है अपने लैपटॉप को लेकर अपने नए प्रोजेक्ट पे हेल्प मांगने के लिए। शूलांग को तो पहले ही एक मौका चाहिए था फांशियो के लैपटॉप को छुपाने का, और ये मौका उसके पास खुद चल के आया। तो शूलांग फांशियो का हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। शूलांग फांशियो की हेल्प करने लगता है। फांशियो शूलांग के लिए जूस लेने चला जाता है। उस दौरान शूलांग को समय मिलता है और शूलांग पेन ड्राइव निकालता है और फांशियो के कंप्यूटर में लगाता है, और उसके बाद वो सारा डेटा अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लेता है। शूलांग फांशियो के आने से पहले अपना ये काम ख़त्म कर लेता है। फांशियो वहाँ पर आता है और फांशियो को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता है कि शूलांग ने अभी क्या किया है, बल्कि फांशियो तो थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था कि चलो इसी बहाने शूलांग ने फांशियो से थोड़ा बात तो किया, वरना शूलांग फांशियो से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था पिछले कई महीनों से। शूलांग सोने के लिए जाने लगता है। फांशियो शूलांग से पूछता है कि आज की रात वो शूलांग के साथ बिता सकता है। शूलांग फांशियो से कहता है कि तुम्हें पूछने की कब से ज़रूरत पड़ने लगी, तुम तो हमेशा से अपने मन की करते आए हो, चाहे सामने वाले की मर्ज़ी हो या ना हो। फांशियो कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। शूलांग कहता है कि अब मुझ पर दया दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो, मेरी पूरी ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद कर ही दी है, तो अब ये नाटक करके क्या फ़ायदा। शूलांग कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर अपने घर में कैद कर रखा है, और तुम जानते हो मैं भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे भाग नहीं सकता। अब तो मैंने भागना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मैं कहीं भी चला जाऊँ तुम मेरे पीछे आ ही जाओगे, तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। शूलांग की बातें बिल्कुल ही सच थी, क्योंकि वो कुछ भी कर ले वो फांशियो से भाग नहीं सकता था। फांशियो शूलांग को किस करने लगता है और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। उस दौरान देखते हैं कि शूलांग फांशियो के एक्शंस पे कोई रिएक्शन नहीं देता है।
लेकिन अचानक से शूलांग को गुस्सा आता है और शूलांग फांशाओ के गले को पकड़ लेता है। शूलांग फांशाओ को कहता है, मुझे तुम्हें जान से मार देने का मन कर रहा है। फांशाओ शूलांग को कहता है कि तुम्हारे हाथ बड़े पवित्र हैं, तुम्हें अपने हाथों को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, और कहता है कि जो तुम चाहते हो वो बस कुछ ही दिनों में अपने आप पूरा होने वाला है। फांशाओ की बातें सुनकर शूलांग कंफ्यूज होता है और वो फांशाओ से पूछता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। फांशाओ शूलांग को कुछ नहीं बताता है। फांशाओ शूलांग को कोई जवाब तो नहीं देता है, बल्कि वो शूलांग के साथ फिर से रोमांटिक होने लगता है। फांशाओ अब अपना ज़्यादातर समय ऑफिस में बिताने लगा था। फांशाओ का दोस्त फांशाओ से पूछता है कि तुम्हें हो क्या गया है। पहले तो तुम अपने डायरेक्टर यू शूलांग के आसपास ही घूमते रहते थे, अब अचानक से तुम उससे दूर क्यों रहने लगे। फांशाओ कहता है कि उसे रियलाइज़ हो गया है कि वो शूलांग से दूर रहेगा तभी शूलांग सलामत रह पाएगा। फांशाओ का दोस्त फांशाओ को कहता है कि सच में अब तुम काफ़ी बदल चुके हो। शूलांग फांशाओ से मिलने के लिए फांशाओ के ऑफिस में जाता है। फांशाओ का असिस्टेंट शूलांग को रोकता है। तभी बाहर की आवाज़ सुनकर फांशाओ बाहर आता है। फांशाओ अपने असिस्टेंट को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि जब यू शूलांग आए तो उसे कोई नहीं रोकेगा। शूलांग और फांशाओ ऑफिस के अंदर आते हैं। शूलांग फांशाओ से पूछता है कि तुमने मिस्टर हुआंग पे क्यों केस दर्ज कराया है। फांशाओ कहता है कि इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, बस मेरा मन कर रहा था। शूलांग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, और कहता है कि तुम्हारी वजह से मिस्टर हुआंग के पैरों में फ्रैक्चर आ गया है, वो सीढ़ियों से गिर गए थे। फांशाओ कहता है कि हद है, मिस्टर हुआंग सीढ़ियों से गिर गए, उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। शूलांग कहता है कि मिस्टर हुआंग को तुम्हारी हरकतों की वजह से जो टेंशन हुआ है उसी की वजह से तो ये सब हो रहा है। फांशाओ कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है मिस्टर हुआंग की वजह से हो रहा है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सही समय पर पूरा नहीं किया और इसी बात की उन्हें सज़ा मिल रही है। फांशाओ कहता है कि अगर मिस्टर हुआंग अपने कॉन्ट्रैक्ट को निभा पाते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। शूलांग फांशाओ से मिस्टर हुआंग के लिए और 3 महीने मांगता है और कहता है कि इन 3 महीनों में वो प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। फांशाओ शूलांग की बात मान जाता है और वो शूलांग के कहने पर मिस्टर हुआंग को 3 महीना देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद शूलांग मिस्टर हुआंग को कॉल करता है और शूलांग उन्हें कहता है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें और 3 महीने मिल चुके हैं। मिस्टर हुआंग शूलांग से कहते हैं कि चाहे हमें 3 महीने और मिल भी चुके हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम पूरा हो पाएगा, और बताते हैं कि उनके कंपनी के जो वर्कर्स थे वो सभी कंपनी छोड़कर जा चुके हैं, मतलब कुछ ही गिने चुने लोग बचे हुए हैं। और इसके पीछे वजह ये थी कि जैसे ही उन वर्कर्स को पता लगा कि उनकी कंपनी पे केस दर्ज हो चुका है तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो रिज़ाइन करके चले गए सभी। मिस्टर हुआंग शूलांग से कहते हैं कि अब उनके पास कोई दूसरी उम्मीद नहीं बची है और वो शूलांग से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी कंपनी दोबारा ज्वाइन करने के लिए, और कहते हैं कि तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो वरना मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। शूलांग मिस्टर हुआंग को कहता है कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। दूसरी ओर देखते हैं मिस्टर हुआंग और फांशाओ एक साथ थे और मिस्टर हुआंग ने ये जो कुछ भी कहा था वो फांशाओ के कहने पर कहा था। मिस्टर हुआंग फांशाओ को कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों किस बात के लिए लड़ रहे हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे अपने पुराने स्टूडेंट को ऐसे फंसाना पड़ रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है। लेकिन ये बात तो तय था कि फांशाओ जो अभी कर रहा था उसके पीछे उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं था शूलांग के प्रति। शूलांग मिस्टर हुआंग की कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने टीम मेंबर्स के साथ लग जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उनका ये प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहता है। शूलांग मिस्टर हुआंग को कॉल करता है और बताता है कि ये जो प्रोजेक्ट है उनका पास हो गया है, मतलब सक्सेसफुल हो गया है। मिस्टर हुआंग फांशाओ को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उनका जो ये प्रोजेक्ट है वो तो पूरा हो गया है। फांशाओ मिस्टर हुआंग से शूलांग के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। मिस्टर हुआंग फांशाओ को बताते हैं कि शूलांग में काफ़ी बदलाव आ गया है, मतलब वो फिर से पहले जैसा मुस्कुराने वाला और मन लगाकर काम करने वाला बन गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो शूलांग का मन अब काम में लगने लगा है, मतलब वो अपनी पुरानी तकलीफ़ों गमों को पीछे छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ने लगा है। शूलांग इस प्रोजेक्ट के बहाने ही सही वो फांशाओ के धोखे को थोड़ी देर के लिए ही सही भुला पाया। शूलांग बाइतिंग से मिलने के लिए बाइतिंग के घर जाता है क्योंकि बाइतिंग ने शूलांग की बहुत हेल्प की थी। जब शूलांग वहाँ पर पहुँचता है तो बाइतिंग की एक सहेली मिलती है जो कि शूलांग को बताती है कि बाइतिंग अब यहाँ पर नहीं रहती है और किसी को नहीं पता है कि बाइतिंग आखिर गई कहाँ, क्योंकि उसका सारा सामान यहीं पर है, लेकिन बाइतिंग बहुत दिनों से ही घर वापस नहीं आई है। शूलांग का शक फांशाओ पे जाता है। फांशाओ जब घर वापस आता है तब देखता है कि शूलांग उसके घर में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था और शूलांग कई महीनों से घर वापस नहीं आया था। शूलांग को वहाँ पर देखकर फांशाओ बहुत खुश होता है। फांशाओ शूलांग के गले लग जाता है।
फांशो शुलंग को कहता है उसने शुलंग को बहुत मिस किया। तभी शुलंग फांशो को कहता है कि हमारा प्रोजेक्ट बस कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है और तुम मुझे धमकाने के लिए नए तरीके ढूंढने लगे हो। फांशो शुलंग से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। शुलंग फांशो से पूछता है कि बाई तिंग कहाँ है। फांशो शुलंग से कहता है कि तुम इतने दिनों बाद घर वापस आए हो, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ बाइतिंग के बारे में बात करने आए हो। शुलंग कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर बाइतिंग के बारे में पूछने आया हूँ और कहता है कि वैसे भी हमारे बारे में कुछ रहा ही क्या है बात करने के लिए। शुलंग फांशो को कहता है कि तुम्हारी तरफ जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे कोई और फीलिंग नहीं आती है, बस मुझे तुमसे नफरत होती है। शुलंग की बातें सुनकर फांशो को गुस्सा आता है और फांशो गुस्से में शुलंग को कहता है कि बाइतिंग मर चुकी है। शुलंग गुस्से में फांशो से कहता है कि तुमने बाइतिंग के साथ क्या किया है, और वो फांशो को कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इंसान हो या एक हैवान हो। फांशो शुलंग को कहता है कि तुम इसमें हैरान क्यों हो रहे हो, तुम तो जानते ही हो कि मैं कैसा हूँ। शुलंग कहता है सच में तुम एक हैवान हो। शुलंग ने फांशो की फैमिली के खिलाफ अपने फ़ोन में जो प्रूफ इकट्ठे कर रखे थे वो फांशो को दिखाता है, जिसमें कि फांशो के भाइयों के और उसके पिता के कर्मों की सारी डिटेल थी कि उन्होंने कितने गलत काम किए हैं अपने बिजनेस को फैलाने में। मतलब उनकी फैमिली बिजनेस में कितना क्राइम हुआ है और कितना फ्रॉड हुआ है उसका सारा डिटेल उसके फ़ोन में था। शुलंग फांशो को कहता है कि इन सबूतों की हेल्प से वो फांशो की फैमिली बिजनेस को बर्बाद कर देगा, मतलब उनको प्रॉब्लम में डाल देगा, उनके ऊपर केस करवाएगा। फांशो शुलंग से कहता है कि सच में तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। शुलंग इमोशनल होने लगता है। शुलंग फांशो से कहता है कि वो बिल्कुल ये सब करेगा और कहता है कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि वो फांशो को हर खुशी देने के लिए तैयार था। वो चाहता था कि फांशो को कोई तकलीफ़ कभी न छुए, लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रह गया है। पहले शुलंग को लगता था कि फांशो शुलंग के लिए एक आशीर्वाद बन के आया है उसकी लाइफ में, लेकिन उसे बाद में पता लगा कि फांशो शुलंग के लिए सबसे बड़ा श्राप था। फांशो शुलंग को बताता है कि फांशो ने भी ये प्रूफ इकट्ठे कर रखे हैं और वो भी इन्हें अपनी फैमिली के खिलाफ यूज़ करने वाला था, क्योंकि वैसे भी वो अपनी फैमिली में से किसी को पसंद तो करता है नहीं और उसे भी पता था कि उसकी फैमिली जो है गलत काम कर रही है अपने बिजनेस में। तो फांशो अपने ही हाथों से अपने फैमिली बिजनेस को बर्बाद कर देना चाहता था, क्योंकि फांशो को अपने फैमिली बिजनेस की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं थी और ना ही उन्हें अपने फैमिली का कोई पावर चाहिए था। फांशो शुलंग को कहता है कि वो जानता है कि शुलंग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है और वो ये एक्शन नहीं ले सकता। और इसके बाद देखते हैं कि फांशो शुलंग को ज़बरदस्ती किस करने लगता है और उस दौरान वो सिर्फ किस नहीं कर रहा था, बल्कि वो शुलंग का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था और वो शुलंग का ध्यान भटका के शुलंग के फ़ोन में जो सारे डिटेल्स थे उन्हें डिलीट करने की कोशिश करता है। कहानी में कुछ महीनों का लीप आता है जहाँ देखते हैं कि फांशो और शुलंग एक दूसरे से अलग हो चुके थे। शुलंग हॉस्पिटल में एक महिला से मिलने जाता है। ये महिला वही थी जो कि इस कहानी के शुरुआत के दिनों में अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल में सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी और फांशो और शुलंग ने दोनों ने मिलकर इसके बच्चे को बचाया था। ये महिला शुलंग को बताती है कि इसे कैंसर है और ये अपने आखिरी स्टेज पे है, लेकिन इसे अपने बेटे की चिंता है कि इसके जाने के बाद उसे कौन पालेगा, क्योंकि उसका बेटा अभी कुछ ही सालों का हुआ है। ये महिला शुलंग को अपने बेटे को अडॉप्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि इसकी फैमिली मेम्बर में कोई नहीं है जो कि उसके बेटे का ख्याल रख पाए और इसके बेटे को शुलंग ने ही बचाया था, इसलिए ये शुलंग से रिक्वेस्ट करती है उसे अडॉप्ट करने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि शुलंग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, उसे किसी और का दुख देखा नहीं जाता है। शुलंग उसके बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों की बातों के दौरान देखते हैं कि वहाँ पर वही छोटा बच्चा आता है जिसका नाम है तियान। तियान शुलंग से भी मिलता है और तियान जो है शुलंग के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है और फ्रेंडली भी है उसके साथ। उसी हॉस्पिटल रूम के बाहर फांशो का दोस्त भी होता है जो कि ये देख रहा था। फांशो का दोस्त फांशो को कॉल करता है और फांशो को बताता है कि जो शुलंग है इस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। फांशो का दोस्त उससे पूछता है कि इस बच्चे का तुम दोनों से क्या कनेक्शन है, तुम इसे अडॉप्ट करवाने के लिए इतने क्यों पीछे पड़े हुए हो। और फांशो से पूछता है कि अगर शुलंग ने इसे अडॉप्ट ना किया तो। फांशो कहता है कि अगर शुलंग ने उसे अडॉप्ट नहीं किया तो मैं उसे अडॉप्ट करूंगा। फांशो का दोस्त ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो एक ही झटके में। फांशो बताता है कि ये वही बच्चा है जिसे कि फांशो और शुलंग ने एक साथ मिलकर बचाया था और फांशो के लिए ये बच्चा बहुत मायने रखता है। शुलंग हॉस्पिटल में उस महिला से मिलने के लिए दोबारा जाता है और क्योंकि वो उसके बच्चे को अडॉप्ट करने वाला था इसलिए वो अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है उस महिला को दिखाने के लिए और साथ में प्रॉपर्टी पेपर्स भी लेकर जाता है कि वो श्योर रहे कि उसका बच्चा सही हाथों में जा रहा है।
और इसके साथ ही शुलांग अपने बारे में भी उस महिला को बताता है कि वो एक गे है और पूछता है कि इस बात से कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो महिला शुलांग को कहती है कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कहती है कि उसे विश्वास है कि शुलांग उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा और बहुत ही अच्छे से उसे पालेगा। शुलांग एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो बाइतिंग से मिलता है और वो जो रेस्टोरेंट था वो बाइतिंग का ही था। बाइतिंग को देखकर शुलांग हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो लगा था कि बाइतिंग को कुछ हो गया है। बाइतिंग और शुलांग आराम से बैठकर बातें करते हैं जहाँ शुलांग बाइतिंग से पूछता है कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी और क्यों गायब हो गई थी। बाइतिंग शुलांग को बताती है कि इसके पीछे वजह ये है क्योंकि बाइतिंग चाहती थी कि वो एक नई शुरुआत करे क्योंकि वो अपनी उस पुरानी ज़िंदगी से थक चुकी थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई यहाँ पर नई शुरुआत करने के लिए। बाइतिंग शुलांग से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने शुलांग को भी ये सब करने से पहले कुछ नहीं बताया था। शुलांग कहता है कि सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो समझ सकता है कि बाइतिंग ने ऐसा क्यों किया और कहता है कि अगर बाइतिंग की जगह पर वो भी होता तो वो भी यही करता शायद। बाइतिंग शुलांग को कहती है कि फांशिया को तुम मेरी तरफ से थैंक यू कहना। शुलांग इसके पीछे की वजह पूछता है। बाइतिंग बताती है कि पास्ट में फांशिया ने उसकी बहुत बड़ी हेल्प की थी और बताती है कि जहाँ पहले वो काम किया करती थी वहाँ उसके साथ बहुत ही गलत काम करने का प्लान किया गया था कुछ लोगों के द्वारा और फांशिया ने ही उसे वहाँ से बचाया था। शुलांग पूछता है कि फांशिया का उसमें क्या रोल था, वो वहाँ पर कैसे पहुँचा। बाइतिंग बताती है कि जब उसे पता लगा था कि उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं ये लोग मिलकर, तो उसने हेल्प मांगने के लिए सबसे पहले तो शुलांग को कॉल किया, लेकिन वो शुलांग को कांटेक्ट नहीं कर पाई और इसके बाद बाइतिंग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया था। उसने फांशिया को कॉल किया और फांशिया ने बाइतिंग की हेल्प की, उसे वहाँ से निकाला। और सिर्फ यही नहीं, फांशिया ने बाइतिंग के लिए एक दूसरी जगह रहने का प्रबंध भी किया जहाँ वो बिल्कुल ही सुरक्षित रह सकती थी। बाइतिंग की ये सब बातें सुनकर शुलांग हैरान होता है और हैरानी में खामोश हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि फांशिया ने बाइतिंग की हेल्प की है, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता था कि फांशिया ने बाइतिंग के साथ कुछ गलत कर दिया है भाई। बाइतिंग शुलांग को बताती है कि फांशिया की वजह से ही वो एक नई शुरुआत कर पाई है यहाँ पर। शुलांग तियान तियान को अडॉप्ट कर लेता है और शुलांग और तियान तियान एक साथ रहने लगते हैं। शुलांग एक मेडिकल स्टोर पे जाता है दवाइयाँ लेने के लिए और वो दवाइयाँ खुद ही सिलेक्ट करने लगता है क्योंकि शुलांग जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर चुका है, उसे दवाइयों की बहुत अच्छी समझ है। उस दौरान वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़का आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि फांशिया था। फांशिया की आवाज़ सुनकर शुलांग हैरान होता है और सोचता है क्या वो सही सुन रहा है। जब वो बाहर की ओर थोड़ा सा देखता है तो देखता है कि सच में फांशिया वहाँ पर था। फांशिया वहाँ से दवाइयाँ खरीद कर चला जाता है। इसके बाद शुलांग भी बाहर आता है अपनी दवाइयाँ लेकर और शुलांग जब वो दवाइयाँ खरीद कर लौट रहा होता है तभी फांशिया किसी काम से फिर से वापस आता है जहाँ शुलांग और फांशिया फाइनली बहुत महीनों बाद आमने सामने आते हैं। फांशिया को इतने समय बाद अपने सामने देखकर शुलांग को अपने पुराने दिन याद आते हैं, लेकिन शुलांग फांशिया को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। फांशिया शुलांग के हाथ को पकड़ते हुए शुलांग को रोक देता है और शुलांग से बातें करने लगता है। शुलांग उस समय काफ़ी इमोशनल हो जाता है और फांशिया की बातों का हल्का फुल्का जवाब देकर वहाँ से जल्दबाजी में चला जाता है। शुलांग अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर देखते हैं कि शुलांग की नज़र पड़ती है एक साथ वाले लवी डवी कपल पे, जिन्हें देखकर शुलांग को फांशिया की याद आने लगती है। तभी वहाँ पर वेटर आता है और वो जो वेटर होता है वो फांशिया ही होता है। फांशिया को देखकर शुलांग फिर से सोच में डूब जाता है, मतलब फांशिया और शुलांग एक दूसरे को एकटक देखने लगते हैं। वहाँ जो शुलांग की दोस्त थी वो शुलांग से पूछती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। शुलांग कहता है कि हाँ वो एक दूसरे को जानते हैं और बताता है कि ये जो लड़का है वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। फांशिया के लिए शुलांग के द्वारा ये वर्ड सुनकर कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, फांशिया को थोड़ा हर्ट फील होता है। कुछ समय बाद फांशिया और शुलांग रेस्टोरेंट के वॉशरूम में मिलते हैं जहाँ फांशिया शुलांग को अपना वाला सिगरेट स्मोक करने के लिए ऑफ़र करता है। शुलांग फांशिया को कोई जवाब नहीं देता है तो फांशिया अपने हाथों से ही शुलांग के मुंह तक उस सिगरेट को लेकर जाता है और इसके बाद फांशिया शुलांग के सिगरेट को लेकर उससे खुद स्मोक करने लग जाता है। उस समय फांशिया और शुलांग के बीच में जो माहौल था थोड़ा ठीक ठाक था। बातों बातों में शुलांग फांशिया से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम तो जेल गए नहीं इन 6 महीनों में। फांशिया बताता है कि अपने फैमिली के खिलाफ उसी ने ही रिपोर्ट फाइल किया था और फांशिया ही अपनी फैमिली के खिलाफ कानूनी गवाह बन गया था और बताता है कि उसके फैमिली बिजनेस में जितने भी क्राइम, फ्रॉड या रिश्वत लेना देना हुआ था उसमें फांशिया का तो कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि फांशिया तो एकदम नया नया ही प्रेसिडेंट बना था अपनी कंपनी का। और वैसे भी फांशिया अपने जो कंपनी का प्रेसिडेंट बना था अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं,
बल्कि उस कंपनी को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी फैमिली से नफरत करता आया है और फांशियो को अपनी फैमिली से बदला लेना ही था। और फांशियो को ये भी यकीन था कि फांशियो की माँ की जो डेथ हुई थी वो उसके पापा और उसके बड़े भाइयों की लापरवाही से हुई थी, और इसी वजह से ही फांशियो ने ये सब प्लान किया अपने फैमिली को बर्बाद करने के लिए। फांशियो शुलांग को बताता है कि उसे बीच में बहुत मन करता था कि वो शुलांग को कॉल करे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। रात का समय था और शुलांग को अचानक से पेट दर्द होने लगता है। शुलांग दवाई लेने के लिए जाने लगता है, तभी वहाँ पर फांशियो आता है। फांशियो शुलांग से पूछता है कि इतनी रात हो चुकी है, तुम कहाँ जा रहे हो। शुलांग बताता है कि वो दवाई लेने जा रहा है। अचानक से शुलांग के पेट में ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो फांशियो शुलांग को गोद में उठा लेता है, लेकिन शुलांग के कहने पर फांशियो को शुलांग को नीचे उतारना पड़ जाता है। फांशियो शुलांग को कहता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ ले आऊँगा। फांशियो शुलांग के लिए दवाइयाँ लेकर आता है। शुलांग दवाइयाँ तो ले लेता है, लेकिन फांशियो को अंदर आने से रोकता है। फांशियो शुलांग को अंदर आने देने के लिए कहता है और कहता है कि वो अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। शुलांग उसे आने से फिर भी मना करता है, लेकिन फांशियो तो थोड़ा सा ज़िद्दी है, वो भी अपनी ज़िद पे अड़ जाता है। तो हार कर शुलांग फांशियो को अंदर आने देता है। फांशियो शुलांग को दवाई देता है। इसके बाद देखते हैं कि फांशियो शुलांग के लिए केक लेकर आ जाता है, क्योंकि आज शुलांग का बर्थडे था। शुलांग फांशियो से चाहे नाराज़ था, लेकिन फांशियो का जो ये एक्शन था उससे शुलांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और उसे डर था कि कहीं वो फांशियो के इस बिहेवियर से पिघल ना जाए, मतलब उसे माफ़ ना कर दे। अब बारी थी फांशियो की वहाँ से जाने की। फांशियो जाते जाते शुलांग को कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल करना, तुम्हारे एक कॉल पे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। शुलांग को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि शुलांग को बताता है कि फांशियो अब बुरा फंसने वाला है, और वो शुलांग को बताता है कि उसे किसी से पता लगा है कि जो बाई पेंग है वो फांशियो के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और वो शुलांग को बताता है कि जो बाई पेंग है वो फांशियो से बदला लेना चाहता है किसी चीज़ के लिए, और वो बताता है कि आज के ही दिन वो फांशियो के साथ कुछ करने वाले हैं। ये बात सुनकर शुलांग परेशान हो जाता है कि वो फांशियो के साथ क्या करने वाले हैं। शुलांग फांशियो को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फांशियो का कॉल नहीं लगता है। इसके बाद भी शुलांग कई बार ट्राई करता है उसे कॉल करने का, लेकिन हर बार उसका कॉल नहीं लगता है। जहाँ बाई पेंग ने फांशियो को बुलाया था वहाँ पर फांशियो की जगह शुलांग पहुँच जाता है। शुलांग बाई पेंग को समझाने की कोशिश करता है और फांशियो का पीछा छोड़ देने के लिए कहता है। बाई पेंग को फांशियो से जितना नफरत था उतना शुलांग से भी था, और बाई पेंग के बुलाने पर फांशियो तो नहीं आया, लेकिन शुलांग वहाँ पहुँच गया और बाई पेंग ने फांशियो के हिस्से का सारा गुस्सा शुलांग पे उतार दिया। शुलांग घर वापस आता है, जहाँ पर फांशियो उसका इंतज़ार कर रहा था। फांशियो शुलांग से पूछता है कि तुम कहाँ गए हुए थे। शुलांग फांशियो को कहता है कि मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, तुमने कोई भी कॉल रिसीव क्यों नहीं किया। फांशियो बताता है कि उसने अपना फ़ोन ऑफ कर रखा था, इसलिए उसे कब कॉल आया उसे पता ही नहीं लगा। शुलांग को जो चोट लगा था उस पर उसे दर्द होने लगता है। तभी फांशियो शुलांग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें क्या हुआ है। शुलांग कहता है कि बस वो थका हुआ है और वो आराम करना चाहता है, लेकिन शुलांग के हाल और उसके बिहेवियर को देखकर फांशियो को पता लग जाता है कि शुलांग के साथ कुछ हुआ है। फांशियो को बाई पेंग के बारे में तो पहले से ही पता था कि बाई पेंग फांशियो से बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बाई पेंग शुलांग के ऊपर भी हमला कर देगा। फांशियो को जैसे ही पता लगता है कि बाई पेंग ने शुलांग पे हाथ उठाया है, तो फांशियो शुलांग को आराम करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी शुलांग फांशियो को रोकता है, क्योंकि शुलांग जानता था कि अगर फांशियो यहाँ से गया तो वो सीधा बाई पेंग के पास जाएगा और उससे लड़ाई करेगा। मतलब शुलांग पूरी तरीके से श्योर था कि फांशियो जाकर बाई पेंग से लड़ाई करेगा। फांशियो कहता है कि वो बाई पेंग को नहीं छोड़ेगा। शुलांग उसे ऐसा करने से रोकता है। शुलांग फांशियो को ये लड़ाई ख़त्म करने के लिए कहता है और कहता है जो हुआ है उसे भूल जाओ, और वो फांशियो को कहता है कि वो पूरी तरीके से सही सलामत है, अभी उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और शुलांग साथ में फांशियो को ये भी कहता है कि तुम मेरी वजह से बाई पेंग से क्यों लड़ने जा रहे हो, और कहता है कि मैं भी उतना अच्छा नहीं हूँ, मैंने भी तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी, मैंने भी सोचा था कि मैं तुमसे बदला लूँगा, और कहता है कि मैं भी तुमसे बाई पेंग जितना ही नफरत करता हूँ। फांशियो कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो या फिर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, मुझे सब मंजूर है। और वो कहता है कि शुलांग का तो उस पर हक है, लेकिन वो बाई पेंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। फांशियो शुलांग को दवाई देता है। इसके बाद शुलांग नहाने के लिए जाने लगता है, तो फांशियो शुलांग के पीछे चल देता है। तो शुलांग फांशियो से कहता है क्या तुम वहाँ पर भी मेरे पीछे पीछे आने वाले हो। फांशियो कहता है कि वो सिर्फ ये देखने जा रहा है कि शुलांग को कितनी चोट लगी है। शुलांग फांशियो को अपनी चोट दिखाता है और इसके बाद वो फांशियो से कहता है कि अब तो तुमने देख लिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। शुलांग नहाने जाने लगता है, लेकिन शुलांग के उतने सारे चोट को देखकर फांशियो को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत हर्ट फील होता है। फांशियो कहता है कि शुलांग के साथ जो भी हुआ है उसकी वजह सिर्फ फांशियो है,
और फांशो बहुत इमोशनल हो जाता है। फांशो शुलांग से सॉरी कहने लगता है और वो शुलांग को कहता है कि वो शुलांग से दूर चला जाएगा। जब वो शुलांग से दूर हो जाएगा तब जाकर शुलांग शांति से रह पाएगा और उस पर कोई खतरा नहीं आएगा। फांशो इमोशनल होकर शुलांग को किस करता है। इसके बाद देखते हैं कि शुलांग सो रहा था। फांशो शुलांग को कहता है कि अब वो शुलांग की लाइफ से हमेशा के लिए जा रहा है और वो शुलांग की लाइफ में कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। और इसके बाद फांशो शुलांग को एक आखिरी किस करता है। जाने के बाद देखते हैं कि शुलांग उस समय जगा हुआ था और वो अपने विंडो में से फांशो को जाते हुए देखता है और उस दौरान वो बहुत इमोशनल भी हो जाता है। शुलांग एक नए आदमी के साथ मिलता है जिसके साथ कि वो अपना नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाला था। शुलांग और उस आदमी ने अपना समय एक साथ बिताना चालू कर दिया था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानना चाहते थे। और ये जो नया आदमी था वो था तो बहुत जेंटल और शुलांग की बहुत केयर भी करता था, लेकिन शुलांग और उसके बीच कुछ रोमांटिक फीलिंग थी ही नहीं। शुलांग और वो आदमी कहीं जा रहे थे, तभी अचानक से शुलांग लड़खड़ाता है तो वो आदमी शुलांग को गिरने से बचाता है और उसे पकड़ लेता है, उसे सहारा देता है। तभी उस दौरान वहाँ से फांशो गुजरता है और जब फांशो की नज़र उन दोनों पे पड़ती है तो फांशो का सारा फोकस उन दोनों पे ही हो जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपने बाइक समेत नीचे गिर जाता है। शुलांग का जो होने वाला बॉयफ्रेंड था वो फांशो के पास जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन फांशो उसकी हेल्प नहीं लेता है। फांशो वहाँ से चला जाता है। फांशो चाहे शुलांग की लाइफ से चला गया था, लेकिन शुलांग को किसी और के साथ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो अंदर ही अंदर बहुत बेचैन महसूस करता है। लेकिन वो खुद को समझाता भी है कि फाइनली शुलांग ने अब आगे बढ़ना चालू किया है तो वो फिर से शुलांग के पीछे नहीं जा सकता है। जो मर्जी हो जाए उसे शुलांग से दूर ही रहना है। देखते हैं कि दूर से ही सही, लेकिन शुलांग भी फांशो पे नज़र बनाए हुए था। फांशो बाईपेंग से हॉस्पिटल में मिलने जाता है और यहाँ पर देखते हैं कि फांशो ने बाईपेंग का बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था। फांशो बाईपेंग को वार्निंग देता है और कहता है कि इस बार तो तुमने शुलांग पे हाथ उठाने की कोशिश कर दी, लेकिन अगली बार तुमने अगर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की, मतलब इस बार तो फांशो ने इसका ये हाल किया है, अगली बार इससे भी बुरा हाल करेगा। और वो बाईपेंग को शुलांग से दूर रहने के लिए कहता है। फांशो का दोस्त फांशो के कहने पर शुलांग से माफ़ी मांगने जाता है अपनी गलतियों के लिए। फांशो का दोस्त शुलांग से माफ़ी तो मांगता है, साथ में शुलांग के जो कोल्ड बिहेवियर को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम फांशो से नफ़रत करते हो, लेकिन तुम्हें पता भी है कि फांशो ने तुम्हें बचाने के लिए उसने कितना कुछ झेला है। वो कहता है कि फांशो को अपनी फैमिली से बदला लेना था, वो तो कैसे भी ले सकता था। अगर फांशो तुम्हें उसकी फैमिली पर केस करने देता तो उसका बदला तो फिर भी पूरा हो जाता, लेकिन उसने ऐसा करने नहीं दिया क्योंकि उसे पता था अगर तुमने ऐसा किया होता तो उसके जो फैमिली मेम्बर है वो तुम्हें छोड़ते नहीं। इस वजह से फांशो ने अपनी फैमिली पर खुद ही केस किया ताकि वो तुम्हें बचा सके। और तो और सबके सामने आकर उसने कबूल भी किया कि उसी ने अपनी फैमिली पर केस किया ताकि उनमें से किसी का ध्यान तुम पे ना जाए, तुम पे कोई शक न करे और वो तुम्हें बचा सके। फांशो का दोस्त शुलांग को ये भी बताता है कि फांशो के लिए ये पिछले कुछ महीने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। फांशो ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है अपने ही भाइयों से और उनके गुंडों से। और शुलांग को कहता है कि फांशो ने ये जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। मिस्टर हुआंग शुलांग को कॉल करते हैं। वहाँ देखते हैं कि मिस्टर हुआंग जो हैं वो शुलांग को फांशो के बारे में सारी बात बता देते हैं और कहते हैं कि जब पिछली बार फांशो ने कहा था कि उसने मिस्टर हुआंग पे केस कर दिया है, ये बात झूठ थी। फांशो ने उन पर कोई केस नहीं किया, वो सिर्फ एक नाटक था और फांशो ने ये नाटक इसलिए किया था ताकि वो शुलांग को उस काम में लगवा सके, क्योंकि फांशो को ऐसा लगता था कि शुलांग की जो ज़िंदगी है अब बेमकसद हो गई है और उसे डर था कि इसी वजह से इसी दुख में शुलांग कोई गलत कदम ना उठा ले। और फांशो ये चाहता था कि शुलांग की लाइफ में कोई मकसद आए और शुलांग उस काम में बिजी हो जाए ताकि शुलांग अपने दुखों को पीछे छोड़ पाए। मिस्टर वांग शुलांग को बताते हैं कि उन्हें लगता है कि फांशो शुलांग की बहुत ज़्यादा केयर करता है। फांशो के बारे में लगातार ऐसी बातें सुनकर शुलांग के मन पर काफ़ी असर पड़ता है। शुलांग को लगने लगता है कि शायद फांशो सच में अपने कर्मों पे पछता रहा था और वो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा था। एक दिन शुलांग ड्रिंक करके वहाँ जाता है जहाँ फांशो रहता है। शुलांग को वहाँ पर देखकर फांशो बहुत हैरान होता है क्योंकि फांशो को ये उम्मीद नहीं थी कि शुलांग उससे मिलने के लिए आएगा। शुलांग फांशो को कहता है क्या तुम मुझे अंदर इन्वाइट नहीं करोगे। फांशो शुलांग को अंदर आने के लिए कहता है और बैठने के लिए कहता है और फांशो शुलांग की ओर हीटर लगा देता है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। शुलांग फांशो को बताता है कि मिस्टर हुआंग ने उसे सब कुछ बता दिया है और वो फांशो से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हारा पछतावा पूरा होगा।
फांशो कहता है कि उसने कभी भी ये सब चीज़ें इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो पश्चाताप करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके कर्म ऐसे हैं कि वो जितना मर्जी पश्चाताप कर ले उसकी माफ़ी हो ही नहीं सकती। और वो कहता है कि उसने जो कुछ भी अभी शुलांग के लिए किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि शुलांग सुरक्षित रह सके। फांशो बताता है कि वो चाहता था कि शुलांग अपने दुखों से बाहर निकल सके, क्योंकि उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि शुलांग अपने आप के साथ कुछ गलत कर ले। शुलांग फांशो को अपने साथ आकर बैठने के लिए कहता है, तो ये बात सुनकर फांशो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो शुलांग के साथ जाकर बैठ जाता है। शुलांग फांशो से पूछता है कि वो शुलांग के साथ जो नया पार्टनर है उसके पीछे क्यों नहीं जा रहा, उसे तंग क्यों नहीं कर रहा। फांशो कहता है कि उसने उस आदमी के बारे में पता किया है और वो आदमी वाकई अच्छा है, और कहता है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। शुलांग फांशो से कहता है कि तुमने हम दोनों को किस करते हुए देखा था ना। फांशो कहता है कि वो इस मैटर पे बात नहीं करना चाहता है और कहता है कि वो पहले ही बहुत तकलीफ़ में है। शुलांग से खुद को दूर रख पाना फांशो के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी शुलांग फांशो को कहता है, क्या तुम प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम ये गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराओगे और तुम खुद को सुधारोगे। फांशो शुलांग की ये बात सुनकर हैरान होता है। शुलांग फांशो को कहता है कि वो फांशो को एक और मौका देने के लिए तैयार है। शुलांग की बातें सुनकर फांशो एकदम हैरान रह जाता है और खामोश रह जाता है। शुलांग पूछता है, क्या तुम खुद को सुधारने की कोशिश करोगे। फांशो उस दौरान शुलांग को कोई जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। तो शुलांग वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी फांशो उसे रोकता है और वो शुलांग को कहता है कि वो खुद को सुधारने के लिए तैयार है और वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। शुलांग फांशो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी फांशो को शुलांग के मुंह से अल्कोहल की स्मेल आती है। फांशो शुलांग को कहता है कि तुम नशे में हो, ऐसा ना हो कि तुम बाद में इस बात के लिए पछताओ और बाद में तुम फिर से मुझसे नफरत करने लग जाओगे कि मैंने फिर से तुम्हें धोखा दिया है। शुलांग कहता है उसने ड्रिंक जरूर किया है, लेकिन वो इतना भी नशे में नहीं है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। शुलांग अपने शर्ट के बटन्स खोलने लगता है और फांशो तो पहले ही शुलांग से इतना अट्रैक्शन फील करता है। फांशो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसके बाद देखते हैं कि फांशो और शुलांग दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं एज अ कपल, और फाइनली इन दोनों के बीच सब कुछ सही हो चुका होता है। अगली सुबह शुलांग अभी सो ही रहा था, तभी फांशो के घर कोई आता है जो कि फांशो के घर के बाहर ही खड़ा था और वो वहाँ पर पड़े हुए बॉक्सेस को लेने आया था। फांशो उसे ये कहते हुए रोकता है कि उसका जो पार्टनर है, उसका जो हस्बैंड है, वो अंदर सो रहा है, इसलिए वो भी बाद में आए। फांशो की ये बातें सुनकर शुलांग बहुत खुश होता है। फांशो जब अंदर आता है तो देखता है कि शुलांग तैयार हो चुका था और वो शुलांग से पूछता है, क्या तुम जा रहे हो। शुलांग कहता है कि हाँ वो जा रहा है। तो फांशो को ऐसा लगता है कि शुलांग को कल की बातें बिल्कुल भी नहीं याद है, शायद वो भूल गया कि उसने कल क्या कहा था। तभी शुलांग फांशो को ब्रेकफास्ट पे चलने के लिए कहता है एक साथ, और शुलांग फांशो के हाथ को पकड़ लेता है। और यहाँ देखते हैं कि फांशो को रियलाइज़ हो जाता है कि अब शुलांग और फांशो के बीच में सब कुछ सही हो चुका है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।